बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के पहले सेगमेंट में हमने जहमत दी है इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब को। आपने देखा होगा कि रिसेंटली अली मीन गंडापुर साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUI फे उनके मामलात एक बार फिर से तनकीदी नश्तर एक दूसरे के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जनाब रिजाइन करते हैं फैसल मीन गंडापुर साहब, और उधर से इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब कहते हैं वो रिजाइन करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो दूर, मैं इलेक्शन लड़ूंगा अली मीन गंडापुर के मुकाबले के ऊपर, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने जहमत दी है जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब को, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ये सियासत है एक्चुअली कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के एट सम पॉइंट करीब आ सकती हैं, या सिर्फ ये दो खानदानों की इंटरनल रिफ्ट्स का नतीजा है इस तरह की बयानबाजी। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। शुक्रिया जी। ये चैलेंज टाइम टू टाइम अली मीन गंडापुर साहब क्यों करते रहते हैं आपको? ऐसा कि भाई बात ये है, ये समझ आपकी तरह मुझे भी नहीं आ रही। ओके। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं आपको जरा थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूँ। असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने, जब वो उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे और कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने चैलेंज किया था असद महमूद के बात के जवाब में कि मैं अभी इस्तीफा देता हूँ और असद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े। तो असद ने कहा आप भी इस्तीफा दें, मैं भी कौमी असम्बली की मेंबरशिप से इस्तीफा देता हूं। हालांकि असद को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका हल्का ही कोई और था, वो तो टांग से मुंतखब थे, तो वो वैसे भी लड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि आप इस्तीफा दे दें, मैं अभी इस्तीफा देता हूं, असम्बली के फ्लोर पे कह रहा हूं, तो आपके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अली अमीन साहब उस वक्त भी पीछे हट गए। अब आज फिर कल उन्होंने चैलेंज दिया, मैंने उस चैलेंज कबूल किया कि फैसल अमीन साहब ने जब दाखिला किया था और वो अपनी कैंडिडेचर उन्होंने फाइल किया था, तो उसके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मैंने दाखिला किया था। तो वो चूंकि हमारी जमात का ये फैसला आया कि जी हमने बॉयकॉट करना है ज़िमनी इलेक्शन का, तो हमने बॉयकॉट किया। आज भी उसी जगह पे उनको कहें अपने भाई को आप इस्तीफा दिलवाएं, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन की हैसियत से मैं उसी तरह उनके मुकाबले के लिए तैयार हूं। मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब का नाम बाद में लीजिएगा, पहले मुझसे तो गुजर जाएं। इंजीनियर साहब वो तो कह रहे हैं कि 300 कैमरे लगवा देते हैं, कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर कैमरे लगवा देते हैं। आपकी तरफ से भी कुछ शर्तें? जो उनके दिल में आए, जिस तरह का मैदान वो मुंतखब करें, हमें कोई ये गज और ये मैदान उनको कहें। अब कल KP में हुकूमत है उनकी, कहते हैं कि हुकूमत में ज़िमनी इलेक्शन जो होते हैं वो तबजोर होता है हुकूमत का। इतनी गैर मकबूल हुकूमत जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर की चल रही है, जिस तरह हमारे सूबे में, साकिब भाई मैं बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, वहाँ पर आए रोज़ धमाके हो रहे हैं, आए रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं, आए अवाम की जान और माल महफूज नहीं है। डेरा इस्माइल खान वज़ीर आला का, मैं तो उसको वज़ीर आला नहीं कहता, मैं तो कठपुतली वज़ीर आला कहता हूँ, डमी कहता हूँ, लेकिन बहरहाल बैठे हुए एक सीट पर, अपना ज़िला, उनके अपने ज़िले में नेशनल हाईवे पर, इंडस हाईवे पर, सी पैक पर आए रोज़ लोग निकलते हैं, अस्करियत पसंद निकलते हैं, वो अपने मोर्चे बनाते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं। जिस वज़ीर आला के अपने हल्के की हालत ये हो कि वहाँ के अमन अमान की ये सूरत हाल हो, करप्शन के हवाले से पूरा पाकिस्तान जो है उनको मालूम है, इस तरह की सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि ये वज़ीर आला किसी का चैलेंज कैसे कबूल करेगा? आपने डमी वज़ीर आला का, वो कहते हैं KP वाहिद सूबा है कि जहाँ पे वोटों से इलेक्टेड हुकूमत है, बाकी सारे डमी हैं। आप मुझे बता दें, चलें लॉजिकली कोई मुझे बता दे कि पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में धांधली हो रही है, सिंध में धांधली हो रही है, पंजाब में धांधली हो रही है, मरकज में धांधली हो रही है, ये KP वाहिद एक सूबा है कि जहां पे धांधली नहीं हुई। ये तो आपका टाइटल है कि आप लोग जरा बाश हो रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा बाश हो रहे हैं। हमने तो इब्तिदा से कहा, देखें अगर हम लॉजिकली कहते हैं, और जो नजर आ रहा था कि जी कंट्रोल्ड इलेक्शन था, मैनेज्ड इलेक्शन था, हमारा दावा है, जमीयत उलमा का दावा है, तो मैं ये भी कहता हूं कि अगर बलूचिस्तान में मैनेज और कंट्रोल था, सिंध में था, पंजाब में था, मरकज में था, तो KP भी था। तो ये कैसे हो सकता है कि अपने सूबे के बारे में जहां पे मुझे हुकूमत मिल जाए वहां मैं कहता हूं जी खैर खैरियत से इलेक्शन हुआ, और जहां की कोई और जीते तो फिर वो कहीं जी कंट्रोल और मैनेज और एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन है। ये चीजें जो है अब आजकल के लोग कबूल नहीं करते। सीधी बात है, जिस तरह बाकी पाकिस्तान की हुकूमतें कंट्रोल्ड और मैनेज इलेक्शन के जरिए आई हैं, KP भी उसी तरह आई है। बाकी जगहों पर किसी और के लिए धांधली हुई, KP में इनके लिए धांधली। अच्छा, इनके लिए भी धांधली हुई? जी बिल्कुल। एक स्टेटमेंट थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जब अदम एतमाद आया इमरान खान साहब के खिलाफ कि जी जनरल बाजवा और जनरल फयाज के कहने के ऊपर सियासी जमातें इकट्ठी हुई और अदम एतमाद आया। डू यू गाइस स्टिल स्टैंड बाय दैट? देखिए ये आज भी ऑन करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, उनकी ख्वाहिशात अपनी हो सकती हैं कि वो कहें कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। जनरल फैज़ हमीद तो आखिर तक, उनकी अपनी गिरफ्तारी तक जो है वो PTI
को पीछे से अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मैं वही बात जी कि ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, जी। लेकिन वो ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हुई। जब सियासी जमातों को ये इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत गैर मकबूलियत की इंतहा पर पहुंची, उसके बाद ये सियासी जमातें, और देखें MQM का हुकूमत छोड़ना, बाप पार्टी का हुकूमत छोड़ना, ये अगर वो छोड़ते और जनरल बाजवा के कहने पर छोड़ते तो 3 साल पहले छोड़ देते। उन्होंने कोशिशें की, लेकिन सियासी जमातों ने उन कोशिशों को कबूल नहीं किया। जब वो खुद उनके अपनी पोजीशन इस जगह पर आ गई, उसके बाद सियासी जमातों के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो उसको कबूल करते। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो स्टेटमेंट बहुत है, वो तो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की बात नहीं, जनरल बाजवा की बात, कि जो रिपोर्ट जनरल बाजवा ने कोशिश की, लेकिन सियासी जमातों ने फिर उसको कबूल नहीं किया। जब वो चाह रहे थे तो कबूल नहीं किया, लेकिन जब ग्राउंड पर एक सूरत हाल बनी, उसके बाद देखें कोई भी सियासी जमात वो पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, अवाम के मामलात से लाताल्लुक़ नहीं हो सकती इस बुनियाद पर कि 1 साल पहले अगर जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी तो मैं अगर कल को अब अवाम को इस गैर मकबूल हुकूमत से लोगों की जान छुड़ाने जाऊंगा तो मैं कहूँ कि 1 साल पहले उनकी ख्वाहिश थी, तो कहीं ये ना हो कि फिर उनकी तरफ मंसूब हो जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की थी कि जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश थी, लेकिन सियासी जमातों ने फिर उसको कबूल नहीं किया था। जब मौका आया और ख़ुद फिर हालात ऐसे बने, उसके बाद वो अदम एतमाद कामयाब। इंजीनियर साहब, ये प्रॉब्लम है कहाँ पे? एक हल्का है, एक ज़िला है आपका और गंडापुर ख़ानदान का। मैं ख़ानदान का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि फैसल अमीन साहब ये मेंबर हैं, एवरीथिंग। प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए, मैं हल्के की तरफ जाना ही नहीं चाहता। हमारा नहीं, कोई प्रॉब्लम पुराना चला आ रहा है, कोई इशू है, कोई भी। आप देखें सियासी मुखालफतें हमारी चली हैं, PTI के साथ कितनी सख्त मुखालफत, ठीक है, हम आज भी समझते हैं। आपने जिस तरह अपने इंट्रो में बात की, हम आज भी समझते हैं कि PTI और हमारे दरमियान दूरियां खत्म हुई हैं, काफी ज्यादा खत्म हुई हैं, हम कम हुई हैं, बहुत कम है। और हम एक साथ बैठते हैं, आज भी बैठते हैं, कल भी बैठे हैं, पर रूटीन में मुलाकातें होती हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि इतनी मुखालफत के बावजूद, इतनी शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं? एक शख्स है जो वो इन सारे उठने बैठने को ख़राब करता है, तो ये किसी हल्के की वजह से तो नहीं हो सकता ना। ये तो कहीं से ख़राब करने की जो है वो कोई लाइन मिलती है तो फिर वो ख़राब करते हैं। एक हल्का तो अगर आप देखें, अगर KP की हुकूमत है, सपोज वो बैठे हुए हैं, जिसकी मर्जी से बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे हुए हैं, और उनकी हुकूमत PTI और JUI के आपस में करीब आने से सेफ होती है। अगर यहाँ पर अपोजिशन मुत्तहिद होती है, फ़ायदा किसका है? ऑपोजिशन का फायदा है। तो एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम मिलेगा, हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। अब कौन है जो ये चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम न मिले, और कौन है जो चाहता है कि हुकूमत को टफ टाइम न मिले और ये दूरियां बढ़ती चली जाएं? इस पर एक सियासी कारकुन के नज़रिए से मैं क्या कमेंट करूं, सारी दुनिया जानती है। आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने वर्कर को भी सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए इसके ऊपर। वो सोच रहे हैं। आप देखें एक उनकी स्टेटमेंट, आप अली अमीन के आज कोई भी स्टेटमेंट उठा लें और उसके नीचे आप PTI के वर्कर्स के कमेंट्स देख लें, जिस तरह वो नाला हैं, जिस तरह वो समझते हैं कि हमारी तमाम तहरीकों को उन्होंने नाकाम किया है, जिस तरह वो समझते हैं कि हमारी हर उठती तहरीक को नाकाम करते हैं, जिस तरह वो समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो भी चीज़ उठती है उसको अली अमीन ख़राब करते हैं, आप उनके कमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि PTI के वर्कर क्या सोचते हैं। मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ एज अ पार्टी और इमरान खान साहब, उनके लिए आपके दिल में आज भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है थोड़ा? देखिए, हमारी जमात का और ख़ासकर मौलाना फजलुर रहमान साहब का बिल्कुल एक नपतुल्ला ओपिनियन है कि कोई भी सियासी कारकुन जेल में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का अपना कानून है, उस कानून के हिसाब से अगर कोई कानूनी मुकदमात का सामना करता है, कानून अपनी जगह पर, कानून से न मैं बालातर हूँ, न आप बालातर हैं, न इमरान खान साहब बालातर हैं, लेकिन एक सियासी कारकुन की हैसियत से हम समझते हैं कि कोई सियासी कारकुन किसी सियासत पर जेल में नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऐसा है कि ये तो हमारा हर सियासी कारकुन के लिए है, सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है। तो अब अगर उसकी राह में कोई रुकावट उनकी अपनी पार्टी से बन रहा है, उनकी तहरीकों को नाकाम उनकी अपनी पार्टी से किया जा रहा है, तो फिर ये PTI के वर्कर को सोचना चाहिए। हुकूमत तब्दीली पे सीरियसली काम हो रहा है KP के में? देखें, परसों की अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें तो उन्होंने एक बात की है कि इस वक्त जो सूरत हाल KP में हो रही, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो करप्शन, बदउनवानी, बद इंतजामी के जो सूरत हाल है, इसमें PTI को विद इन PTI चेंज की तरफ जाना चाहिए। मतलब उनके अपने MPs उनके खिलाफ अपने देखें,
कोई भी केपी का रहने वाला वो इस तरह के हालात से तो ताल्लुक नहीं हो सकता। अगर जमीयत उलमा वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है तो वो कैसे ला ताल्लुक होगी। लेकिन आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब की कितने पॉलिटिकली मैच्योर सियासतदान हैं कि वो कह रहे हैं कि विद इन पीटीआई चेंज करें। तो इससे मुझे तो ये इंप्रेशन मिल रहा है कि कुछ काम डाल दिया गया है कुछ अंदर से भी। मेरे ख्याल में आपको हमारे या आपके कहने से नहीं, आप पीटीआई के अपने एमपीएस की तकारीर सुन लें। चंद दिन पहले में है भी आप चंद दिन पहले जो आतिफ खान साहब के हुजरे में उनके एमपीएस तकरीर कर रहे थे, अभी कल की आप अहमद खान नियाजी साहब की तकरीर सुन लें। जिस तरह वो अली अमीन के बारे में शकूक और शुबहात का शिकार हैं, उसके बाद भी अगर हम कहें कि जी कोई काम हो रहा है, काम तो उनके अपने अंदर से हो रहा है। एमपीएस आपसे राब्ते में है? हम पीटीआई के एमपीएस हमारे साथ बिल्कुल भी राब्ते में नहीं। लेकिन इन केस अगर कोई नंबर गेम चेंज होती है तो तब्दीली मुमकिनात में से एक है। बिल्कुल है और होनी चाहिए। कैसे सूबे को हम इस तरह की बदअमनी के हवाले कर सकते हैं, कैसे सूबे को हम इस तरह की करप्शन के हवाले कर सकते हैं। फिर कल को आवाम हमसे पूछेगी नहीं कि आपको तब्दीली के और इस हुकूमत को तब्दील करने के लिए टाइम भी मिला, विद इन पीटीआई भी अगर चेंज होती है हम सपोर्ट करेंगे। हम कहेंगे कि जी ये इस सूबे के अवाम का हक है कि वो इस तरह की नाअहल हुकूमत से उनका पीछे छुड़ाए। लास्ट क्वेश्चन मेरा, माइनस अली अमीन गंडापुर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं इकट्ठे? मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं है। उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि माइनस अली अमीन भी उनको किसी पार्टी के साथ उनके साथ बैठने की जरूरत। वैसे मामला बेहतर हो सकते हैं अगर हमारे मामला उनके साथ बेहतर है। एक गिला है हमें यकीनी तौर पर कौमी असम्बली में भी हमने तो उनके साथ 26 अमेंडमेंट में आप देख लीजिए हमने जिस तरह उनके साथ कोऑर्डिनेशन की है, और फिर उसके अलावा डे टू डे अफेयर्स के हवाले से हम अपोजिशन के हवाले से उनके साथ जो बैठते रहे हैं, तो ये उनका हक था अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कि वो जमीयत उलमा को अपने साथ लेके चलते। लेकिन जब कोई मसला आता है तो फिर मौलाना याद आते हैं, नहीं तो फिर रूटीन के अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं जहां उनको अपने इत्तेहादियों की भी परवाह नहीं होती, चाहे कि जमीयत उलमा की परवाह हो। तो ये रवैया जो है ये पीटीआई के लिए खुद खतरनाक है। लेकिन यही रवैया मौलाना के साथ पीडीएम ने भी तो किया था ना। नहीं, पीडीएम में ऐसी बात नहीं थी। पीडीएम में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल और है, इलेक्शन से पहले की सूरत हाल आप देख लीजिए। पीडीएम की सबसे मजबूत पार्टनर जो है हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी वो जमीयत उलमा थी। इलेक्शन के बाद देखें, इलेक्शन हमने अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा, उन्होंने सब ने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ा है। तो इलेक्शन के बाद आप उसको उस तरह कंपेयर नहीं कर सकते प्री इलेक्शन सिनेरियो से। तो अभी भी उसी स्टांस पे खड़े हुए हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये धांधली ज़दा है, फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह 2018 की हुकूमत कंट्रोल और जिस तरह 2018 के इलेक्शन मैनेज थे, इसी तरह 2024 के इलेक्शन भी मैनेज। इंजीनियर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ज्वाइन किया है जनाब कौसर काज़मी साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और जनाब अहमद अवैस साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। कौसर काज़मी साहब से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। रीज़न के भी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब का दौरा लाहौर अपनी कैबिनेट के साथ, मेंबर्स नेशनल असेंबली और सेनेटर्स के साथ, और किसी किस्म की ऐसा रेजिस्टेंस देखने में नहीं आई। कुछ खबरें कुछ एम चलती रही मीडिया के अंदर भी कि जनाब शायद ये इजाज़त लेके या प्लान करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परमिशन के साथ तशरीफ़ लाए थे लाहौर। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले ये फरमाइएगा, सिंस यू आर पार्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, अली अमीन गंडापुर साहब जो रिसेंटली लाहौर तशरीफ लाए थे, पंजाब गवर्नमेंट से पूछ के इजाजत लेके प्लान के थ्रू आए थे या एक रूटीन का विजिट था उनका? देखें, ये कोई जलसा तो था नहीं, ना कोई अवामी गैदरिंग थी, उनकी अपनी एक मीटिंग थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर मूव करते हुए आपको किसी ऐसी इजाजत की जरूरत नहीं होती जिसमें आप अपनी पार्टी या अमूर के हवाले से मिलकर बैठे। हाँ, अलबत्ता ये है कि इनके अपने रोले रप्पे हैं, इनके अपने मसाइल हैं, उनको अगर अवाम से छुपाने के लिए ये मुख्तलिफ हीले बहाने बना लें, इल्जामात बोतान लगा लें कि शायद इजाजत ले के, और फिर ये भी कहा जा रहा था कि शायद सीएम ने कह दिया कि फलां बंदा आपके इजलास में आएगा और फलां नहीं आएगा। क्या अजीब मंतक नहीं है? कोई अजीब सी बात नहीं लगती आपको? यार आपके अपने मसले हैं। आपने आलिया हमजा का बयान सुना, आपने वकास अकरम साहब की ऑडियो लीक्स देख ली, इनके अपने मसाइल हैं। यकीन करें, हम तो बैठ के एक तमाशा नजर आ रहा है कि एक ऐसी पार्टी जिसका एक लीडर जो है वो अंदर है, बजाय उसके लिए कोई काम करने के हुक्म देता है लीडर आपको 5 अगस्त का कि दमादम बस्त कलंदर होगा, आशूरा के बाद पता नहीं पहाड़ उल्टे हो जाएंगे, इनकलाब आ जाएगा, और आप 90 दिन का मामला बता के उसको 3 महीने की कैद बा मशक्कत सुना के खाना शाना खा के लाहौर से निकल जाते हैं।
बहुतान हम पे लगाते हैं यार हमारा कसूर है, तो इस पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जस्ट लाइक दैट कि जिस तरह उन्होंने विजिट किया है, कल को ये बाकायदा इजाजत मांगी है हुकूमत पंजाब से जलसे के लिए, तो फिर आप इजाजत जलसे के लिए भी दे देंगे? नहीं, जलसे के लिए उस शख्स की इजाजत की बात कर रहे हैं जो कि एक शरई जवाज दे रहे हैं गोली के बदले गोली को, कि हम आएंगे, हम मार देंगे, हम खुदा की कसम ये कर देंगे, हम नहीं या तुम नहीं। फिर ऐसे जलसे की इजाजत ऐसे तो नहीं ना मिलती। फिर अवाम के जानो माल की, इमलाक की, हर चीज की उनकी हिफाजत हमारा फर्ज होता है। और उस तमाम तरह हिफाजती अमूर को सामने रख के जो ज़िली इंतजामिया, जो शहर की इंतजामिया, जो हुकूमती लोग हैं, वो इसका जायजा लेके फिर इजाजत देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप धमकी दे के निकलें और आप समझें कि आपको तमाम रास्ते खुले मिलेंगे, ये मुमकिन नहीं। अहमद अवैस साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कौसर काजमी साहब की, ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक चीफ मिनिस्टर को, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को धमकियां देनी चाहिए। सर, एक गोली के बजाय 2 गोलियां मारेंगे, ठोक देंगे। डू यू थिंक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स ऐसी ही रहेगी सर? अहमद साहब, सर मुझे सुन पा रहे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात दुरुस्त है। मैं इस किस्म की पॉलिटिक्स को कभी भी मैं वो अपनाऊंगा नहीं या पसंद भी नहीं करूंगा जी। लेकिन सवाल यह है कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या दूसरे इम्पोर्टेंट होते इलेक्टेड लोग जो बैठे हुए हैं, ये तो फॉर्म 47 की औलाद है। इनको तो पास मॉरल अथॉरिटी भी नहीं है कि ये बात ही ऐसी कर सके। सिर्फ एक पीछे बंदूक की ताकत और ये बैठे हुए, ये बैठे कैसे हुए? आज वो न्यूट्रल रोल प्ले कर दें, बंदूक पीछे हो जाए, 1 सेकंड में ये पानी के बुलबुले की तरह ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन सर, फिर भी चीफ एग्जीक्यूटिव को तो अपने कारकुनान के सामने ये गुफ्तगू नहीं ना करनी चाहिए, ठोकेंगे, गोली मार देंगे, एक के बदले 2 मारेंगे। गलत है, मैं तो कह रहा हूँ गलत है। लेकिन वो सवाल ये है कि वो जिस किस्म के हालात क्रिएट हुए हैं, उसी किस्म के बीच में से ये लोग भी उभर के जो सामने आएंगे, उनके तुर्की जवाब तो ऐसे ही लोग देंगे ना। एक शरीफ आदमी तो इनका जवाब नहीं दे सकता। उसको तो उठा के कान से पकड़ के जाके जेल में बंद कर देंगे और उसके साथ वो सलूक करेंगे कि उसका खानदान तोबा कर उठेगा। सर देखिए, आप जैसे लोग भी तो है ना, आप जैसे लोग भी तो हैं कि जो आज भी आइन कानून की बात करते हैं, जो कहते हैं कि दिस एटीट्यूड इज नॉट राइट। कौन करता है? सर आप कर रहे हैं ना। मैं बताऊं, आइन और कानून तो इस यहाँ से ऐसे लगता है कि लपेट के खत्म कर दिया गया। एक अब तो लॉ ऑफ अथॉरिटी है। अब तो बंदूक की गोली के ऊपर आप कानून का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह मुल्क का निजाम चला है कभी आज तक? ठीक है, ताकत के ये एक खौफ के ऊपर ये क्रिएट कर रहे हैं। ये खौफ देर का है और तो ये खौफ खत्म होगा तो उसके बाद इतनी नफरत बढ़ेगी तो इसका नुकसान होगा मुल्क का बहुत तक। सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने तो आशूरा के बाद एहतजाज का कहा था और राइट आफ्टर आशूरा के बाद कह दिया था, लेकिन अलीमीन गंडापुर साहब ने जो 90 डेज दिए हैं कि या हम सियासत छोड़ देंगे या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, काजमी साहब तो कह रहे हैं जी वो कैद बामुशक्कत 90 डेज की सुना दी अलीमीन गंडापुर साहब ने। सर ये आपकी पार्टी का डिसीजन था कि 90 डेज के बाद एहतजाज या 90 डेज फर्दर हम वेट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू? नहीं, पार्टी का तो गालिबन उन्होंने एहतजाज 5 अगस्त से एहतजाज का रखा हुआ है। अब लेकिन अब ये किस बुनियाद से कैसे फैसला किया, मैं थोड़ा सा वो हमारी लॉयर्स कन्वेंशन था परसों, मैं तो वहाँ गया हुआ था, तो इसलिए मुझे ये इतनी डिटेल इसकी मालूम नहीं है, इसलिए मैं कोई हतमी राय अपनी दे नहीं सकता इसके ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि एहतजाज का ये प्रोसेस जो है वो तो चलता ही रहेगा। देखिए, आज बताएंगे, फिर कल दोबारा होगा, फिर दोबारा अनाउंस होगी, ये सिलसिला तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये एक जो काम गलत हुआ है वो गलत है। और ये समझते हैं कि ये इन्होंने तो वो देखा ना कि जहाँ पे फौजियों ने आके, जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने आके जब कू हुआ था परवेज मुशर्रफ का, तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया, उन्होंने एकदम लिख के भी दे दिया कि मैं मुल्क बदर हो जाऊंगा और 10 साल पॉलिटिक्स में हिस्सा भी नहीं लूंगा और अपना सामान लेके यहाँ से चले गए। ये समझते हैं कि इमरान खान भी ऐसा ही स्पाइनलेस लीडर होगा, तो वो नहीं निकला ऐसा लीडर। प्रॉब्लम इनकी ये बनी हुई है। कौसर काजमी साहब, ये तो राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि बड़ी बहादुरी से जेल काट रहे हैं इमरान खान साहब। पीएमएल वाकई में एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब भी डील शील करके पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, या कि चले मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ?
देखिए, जहां तक जेल काटने की बात है, राना सनाउल्लाह साहब को अगर सियाक और सबाक के साथ उनका बयान पेश किया जाए, जब उनसे सवाल हुआ जो उनकी बुरी आदतें थी खान साहब के हवाले से कहा गया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसका भी होता लगता है कि इलाज हो गया या कभी उनमें ये आदत थी ही नहीं ना। तो ये जो जहां तक बात है जेल काटने की, देखें एक कैद हुई ना अदालती जो है वो कैद का सामना करके, एक मुसद्दका चोरी का केस है 190 मिलियन पाउंड्स, उसमें वो अंदर है, तो जेल तो उनको काटनी पड़ेगी। बाकी जहां तक ये बातें थी कि उनको कुछ डील ऑफर हो रही है या मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जहाज खराब है, वो मान नहीं रहे, उनको बिठाने की कोशिश की जा रही है, वो उस वक्त झूठी साबित हुई जब पूरी पार्टी से उनका एतमाद उठा और बिल आखिर उनके बच्चों की बात होना शुरू हो गई कि वो कासिम और सलमान पाकिस्तान आएंगे और अपने वालिद के लिए कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इमरान खान को अपनी पूरी पार्टी पे एतमाद नहीं है, और उसका अमली मुजाहरा आपने लाहौर में देख लिया। उससे पहले केपी हाउस इस्लामाबाद के अंदर जो एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है, वहां पे ये मुसद्दिका इतलात है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से वहां पे बात तक नहीं की गई। अब ऐसा सब सेकंड करेंगे मेरी बात को, सच्ची बातें करते हैं। पूछे इनसे कि क्या इन्होंने अली अमीन से पूछा पार्टी ने कि भाई वहां पे इमरान खान के हवाले से तो बात नहीं हुई, वहां पे भी खाना रोटी टुक्कर चला और उसके बाद वो गया और ये गया वाला मामला होता है। तो जब तक जहां तक बात है कि इमरान खान सब जेल काट रहे हैं, उनको काटनी पड़ेगी। अदालती एक सजा का सामने है उनको, और अगर उनको इंसाफ, वो समझते हैं कि इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं हुआ, तो वही रास्ता है जहां से सलाह मिली है। हम तो बारहा ये कहते हैं कि उसी प्रोसीजर के तहत उनकी जान छूट सकती है। अलबत्ता जितने यूट्यूबर्स थे जो बाहर बैठ के एक अस्करी बिंग का रोल अदा कर रहे थे कि मर जाओ या मार दो, वो सब झूठे साबित हुए। बिलाकर इमरान खान को अगर ऑफर हुई होती तो फिर हम कहते हैं कि उन्होंने तस्लीम नहीं किया, उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। अलबत्ता वो ये चाहते हैं यार काज़मी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ही को फिर कोट करूंगा, वो कहते हैं वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, हमसे बात ही नहीं करना चाहते। इसका मतलब तो ये ना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बैठे पे बात करें। भाई हम कब नहीं हुए? हमारे तो जब वजीर आजम साहब हमेशा चल के, इनके जो लीडर हैं ऑपोजिशन के, वो बैठे होते हैं उनकी कुर्सियों पे जाके उनसे मुसाफा करते हैं, तो ये तो हमारी तरजीहात, हमारी आदात, हमारी अखलाकियात, हर चीज की निशानदेही करते हैं। होता क्या है, वहां से बयान आता है भाई अंदर से कि हमने बात उनसे करनी है जिनके पास इख्तियार है, ये तो अर्दली हैं, मुख्तलिफ अलकबात से हुकूमत को नवाजा जाता है। फिर जिनसे ये बात करना चाहते हैं उनको आगे आके ये बताना पड़ता है कि भाई हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। वो बार बार इनको कह रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, ये मुड़ मुड़ के उनको खत लिखते हैं। बस ये किस्मत की बात है ना कि वो आपसे बात करना चाहते थे जनरल बाजवा, जनरल फैज, लेकिन ये इनसे बात नहीं करना चाहते। ये तो किस्मत की बात है ना। फिर जनरल फैज ने हमसे बात नहीं की, बल्कि हम पे चीजें थोपी, हम पे चीजें मुसल्लत की। आपको किसने कह दिया भाई? ख्वाजा आसिफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे ख्वाजा आसिफ ने कहा। मतलब जहां तक हमें दीवार के साथ लगाने में जनरल फैज का किरदार है, जिसके हवाले से मियां नवाज शरीफ ने 2018 में हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक की सीढ़ियों पे खड़े होकर बरमला इस बात का इजहार किया था, जब वो डीजीआई भी नहीं थे फैज साहब। उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने यह कहा था कि फैज साहब मेहरबानी करें, ये जो आप वफादारियां तब्दील कर रहे हैं इनसे बाज आ जाए। आप हमारी पार्टी के लोगों को दौड़ से, धमकी से, लालच से हमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको महकमा ज़राअत वाला मामला याद होगा, जब ये इस्तलाह निकली पाकिस्तानी सियासत के अंदर, तो हम फिर उसके बाद मरियम नवाज के बयान आप सुन लें, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हो, मीडिया टॉक्स हो, जलसे हो, वर्कर्स कन्वेंशन हो, खुल के उन्होंने फैज, जनरल फैज का नाम लिया था। तो हम तो पीछे आज भी ले रहे हैं। लेकिन वो ख्वाजा आसिफ वाली स्टेटमेंट की बात भी कर लेना, जो जनरल फैज साहब वाली मुलाकात और वो जनरल बाजवा के सुसर वाली मुलाकात, वो भी तो कोट कर लें। देखिए सुसर वाली मुलाकातें, अब मैं क्योंकि उनका आईनी शाहिद नहीं हूँ, ये आप ख्वाजा साहब से पूछे तो वो बेहतर जवाब देंगे। हाई कोर्ट के तो आप आईनी शाहिद थे ना, जैसे उन चीजों का जवाब दे रहा हूँ साकिब, जो मेरी आंखों के सामने थी। मैंने 3.5 साल मियां साहब के साथ गुजारे है, मुझे पता है कि किन किन अमूर में किन किन का हाथ रहा। मियां साहब खुल के बात करते थे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब, ये तो कैटेगोरिकली बार बार पीएमएलएन बात करती है कि वी आर रेडी टू निगोशिएट, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पीटीआई के साथ बैठने को रेडी हैं, बट स्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती, तो क्या करें अब उस पर? सवाल ये है कि फिर ये ठीक है, फिर तो बात दुरुस्त हो गई ना कि एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नहीं बात करना चाहती इसलिए ये बात नहीं कर सकते, मुंह से कह देते हैं। शहबाज शरीफ का भी आपने कहा कि जी वो तो पार्लियामेंट में कई दफा गए हैं, उनसे जाके उनको हाथ में लाया, उनसे मिले हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि मुनाफिकत का ही इजहार है। अगर
अगर इनकी नीयत हो कि मुज़ाकरात करने हैं तो आपको याद होगा पीछे दिसंबर 2024 के अंदर जी इमरान खान ने बाकायदा टीम तैयार की और वो अडियाला जेल में जाके मिले। जो जिसके सरबराह जो थे वो उमर अयूब साहब थे और वहां पे ये आया कि ये टीम जो है मुज़ाकरात के लिए जाएगी। और जब वो उनसे मुलाकात करके अडियाला जेल से बाहर निकले तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जी आई रिमेम्बर दैट हुआ था। कभी आपने इस तरह के मुज़ाकरात देखे हैं? एक हालात बनाया जाता है, एक कंडीशन क्रिएट की जाती है, एक माहौल बनाया जाता है। बहरहाल फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पहली मीटिंग हुई बड़े अच्छे माहौल के अंदर। ये टीम गई वहां पर स्पीकर के चैम्बर में, बातचीत हुई और कहा गया कि 2 जनवरी को हमारी सेकंड मीटिंग होगी। ये 2 जनवरी को भी गए वहां पर और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और वहां पे ये तय पाया कि जी आप हमें मुतालबात तहरीरी तौर पे दे दें और हम उस पर बैठ के एक बात 1 2 3 करके हर एक को गौर से देखते हैं और हम आपस में कुछ न कुछ डिसाइड कर लेते हैं। इसके ऊपर जो पीटीआई की टीम ने कहा कि फिर आप हमें ऐसे करें कि हमारी सुबह अगले दिन के लिए इमरान खान से मीटिंग करवा दें ताकि हम वहाँ उनसे मशवरा करके और आपको तहरीरी मुतालबात दे देते हैं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। वो मुलाकात नहीं हो सकी थी फिर और फिर वो अगला दिन आया ना वो कभी मीटिंग करवाई गई। हाँ जी, मुलाकात नहीं हो सकी। और वो एक जो है जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की टीम से ज्यादा भारी हो गया, ताकतवर हो गया। अब ये तरीके, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मखलूक है। ये हुकूमत जो है खालिक है एस्टेब्लिशमेंट और ये उसकी मखलूक है। और इस मखलूक ने आगे अपने अंगूठे के नीचे जुडिशरी रखी हुई है। ये जिसकी बात करते हैं कि वो चोरी का केस है तो तनख्वाह, तो सवाल ये है कि कभी उसको देखा किसी ने? आज जो नैब की कोर्ट से जिस तरह सजा दिलवाई गई, रात के 1 बजे तक जज बैठ के जो बयानात लिख रहा होता है जी, कौन से मुताबिक के तहत लिखता है वो? सर वो तो फैसलाबाद की अदालतों में भी आजकल रिसेंटली बड़ी लेट तक चलती रही है समाअत। एक मिनट, एक बात आपको बता दूं जी कि उसके अंदर जो इन्होंने ये फैसला सुनाया जी, यूके की किसी अदालत ने इसको क्राइम मनी डिक्लेयर किया था? इसका जवाब है कि नहीं किया जी। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग की जमरे में कभी उन्होंने डिक्लेयर किया इसको? नहीं किया। तो फिर क्या, कहां से वो क्राइम मनी हो गया और कहां से चोरी हो गई? अब आज अपील का फैसला करने के लिए वो अपील नहीं लगा रहे हैं। अहमद अवैस साहब, कौसर काज़मी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर नाज़रीन, इस सेगमेंट में जरा बात करते हैं चीनी की बढ़ती हुई प्राइसेस के ऊपर। दो कि अभी किसान जो है उस शौक से नहीं निकले थे जो गंदुम में उनके साथ हुआ, पंजाब के किसानों के साथ, और आगे से ऑब्वियसली चीनी हर घर की थोड़ी बहुत ज़रूरत तो है। दो कि यहाँ पर हमारे एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद साहब रिसेंटली ही टुक अप द इशू एंड उन्होंने कोट किया कि जी ये आम कंज्यूमर का इशू नहीं है चीनी की इंपोर्ट, और आम कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा नहीं, ये कुछ फूड एंड बेवरेजेस की कंपनीज हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ये इंपोर्ट की जा रही है। दो कि गवर्नमेंट को ये इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली फूड एंड बेवरेजेस जो वाले जो हैं वो खुद से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें अगर चीनी की ज़रूरत पड़ गई। सवाल ये पैदा होता है कि आप पहले एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने में आप सब्सिडीज़ लेते हैं गवर्नमेंट से, उसके बाद आप चीनी की कीमतें आसमान पे पहुंच जाती हैं, फिर आप इंपोर्ट करने लग जाते हैं। ये सर्कल है क्या, ये साइकिल है क्या? इवेंचुअली हर गवर्नमेंट कहती है कि जनाब 70s की हेडलाइंस भी उठाकर देख लीजिए ना, तो चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। 70 से लेकर 2025 तक आज भी पाकिस्तान के हालात वही हैं कि रोज चीनी एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है और 200 रुपए किलो तक कीमत जा पहुंचती है। शमसुल इस्लाम साहब ने मुझे ज्वाइन किया, माहिर है ज़रिए इजनास के। शमसुल इस्लाम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से? ये अल्लाह का शुक्र। सर सादा सा पाकिस्तानियों को समझाइए और मुझे भी साथ समझाइए कि सर ये हो क्या रहा है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं चीनी, फिर इंपोर्ट करते हैं, 200 रुपए पर केजी के करीब चीनी की कीमतें पहुंची पड़ी हैं, चल क्या रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी खलल साहब, बात ये है कि आपने जैसे अभी इंट्रो में कहा कि फवाद साहब ने ये कहा कि कुछ बेवरेज कंपनीज को जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। इसमें टीसीपी इंपोर्ट करेगी क्योंकि टैक्स एग्जेम्प्टेड जो है वो शुगर इंपोर्ट करनी है, और टीसीपी जो है वो इंपोर्ट थ्रू यूटिलिटी स्टोर सप्लाई होती है, और दूसरा
फिर ये जब ये तमाशा खड़ा किया गया एक आर्टिफिशियली मौसमी बहरान बना के, तो अब ये फिर बाजार लगे सस्ते 2 रुपए 2 किलो की चीनी जो है वो सस्ती बेच के एक पॉइंट्स की जाएगी। हालांकि आपके पास मुल्क में चीनी की जो है उससे शायद पैदावार हुई है इस साल भी, गुज़श्ता साल भी हुई है। गुज़श्ता साल का मिलियन टन का सरप्लस पड़ा हुआ था। जब गन्ने की पैदावार हुई और क्रशिंग स्टार्ट होने से पहले ही जून में उन्होंने अलाउ किया था कि 1.5 लाख टन का आपको एक्सपोर्ट की दी गई थी इनको शुगर मिल्स को। उसके बाद कीमत में इतना इजाफा नहीं हुआ और चीनी की कीमतें मुसलसल कम होती गई। तो चीनी की कीमत को कम होने से रोकने के लिए और शुगर बैरन्स को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत ने अक्टूबर में 5 लाख टन की, उस वक्त आपका ना तो क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ था और ना ही आपको पूरे एग्जैक्ट एस्टिमेट्स फिगर्स मिले थे कि आपकी चीनी कम है या ज्यादा है। लेकिन शुगर एडवाइजरी बोर्ड जिसमें 3 मिनिस्ट्रीज के लोग शामिल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उन लोगों ने एक रिपोर्ट दी, उसमें समरी पेश की और उसमें सरप्लस चीनी बताई गई, जिसकी मीटिंग के दौरान जो फाइनल जो डिसीजन लिया गया था वो भी हमारे डीपीएम इसहाक डार साहब ने अटेंड की थी और शुगर मिल से ये एश्योरेंस ली कि हम जो है चीनी की कीमत बढ़ने नहीं देंगे, हमारे पास सरप्लस स्टॉक पड़े हुए हैं और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, वरना हमारे पास पैसे नहीं होंगे काश्तकार को देने के लिए। ये एक फार्मूला पुराना हर बार एक इस्तेमाल होता है हमेशा से कि गन्ने की खरीदारी के लिए पैसे नहीं है, गन्ना खरीद लिया है तो गन्ने के काश्तकारों को पैसा देने के लिए हमारे पास जो है वो नहीं है, हमारे तो स्टॉक में फंसी हुई है। तो अलाउ उन्होंने करा लिया और उसके बाद जब चीनी की एक्सपोर्ट अलाउ होती है तो आपको पता है कि एक डोमेस्टिक डिमांड होती है जो आपकी अभी तक जो सरकारी शुमार हैं कि 6.4 मिलियन टन की कंजम्पशन है बशमूल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, वो भी गलत है, एग्जैजरेटेड है, ज्यादा बताई जाती है। आपकी आबादी के हिसाब से आपकी चीनी जो है, आप दुनिया के कंज्यूमर नहीं हो, आपकी चीनी को 18 किलो की फीकस खपत है, जबकि आपकी रिपोर्ट बताती है कि 28 किलो फीकस आप खाते हैं चीनी। तो उससे एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, दूसरा जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, उनको एक और मैसेज मिला कि अब एडिशनल डिमांड एक्सपोर्ट की आ जाएगी। अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो 2 डिमांड कपल करती हैं, जब इकट्ठी होती हैं तो चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। और दिसंबर में जो चीनी की कीमत थी 116 रुपए, वो बढ़ते बढ़ते आपकी 164 रुपए एक्स मिल पे आ गई थी, बल्कि 160 के करीब थी रमजान में, आपको याद होगा। और उस वक्त भी मार्केट में कोई 180 रुपए तक की चीनी पहुंच गई थी। डार साहब ने फिर मीटिंग करी और उनसे और प्राइस फिक्स करी। अब प्राइस फिक्स जब आप करते हो तो वो भी चीनी की कीमत बढ़ाने का एक वजह बनती है, क्योंकि प्राइस फिक्सेशन हो या गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन हो, इन दोनों तरीकों से हमेशा चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। आप 1960 से ले लें और आज तक का देख लें, किसी भी हुकूमत ने, चाहे आपकी मौजूदा हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमत हो और या फिर कोई दूसरी हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत के दौर में चीनी की कीमत करेक्ट नहीं हुई। ये जो अभी आपने इंट्रो में बताया, ये सब हम 60s से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं। आर्टिफिशियली प्राइसेस को बढ़ाया गया, आर्टिफिशियली प्राइसेस को बढ़ाया ताकि आपका कम से कम 70 से 80 रुपए किलो का फायदा दिया गया है उन शुगर बैरन्स को। शमसल इस्लाम, एक सेकंड, 70 से 80 रुपए पर केजी? जी हाँ, जी हाँ। और सर ये मिलियंस ऑफ टन है चीनी। इतना ज्यादा मुनाफा, ये जैकपॉट लगा है, क्योंकि आप जब चीनी आपकी रिटेल हो रही थी उस वक्त 130 की चीनी आपकी मार्केट में रिटेल हो रही थी जब ये अलाउ किया गया था जी। और चीनी की कीमत आज आप रिटेल देखेंगे तो 200 से लेकर 210 रुपए किलो रिटेल हो रही है। तो ये पूरा नफा 70 से 80 रुपए किलो का नफा जो है ये डीलर्स ने भी लिया है, ये शुगर मिल्स को भी पहुंचा है, ये आपके होल्डर जिन्होंने जखीरा अंदोजी करके रखी हुई है चीनी की कीमत और महंगी होगी तो हम 200 पे एक्स मिल पे बेचेंगे या हम उससे ज्यादा पे बेचेंगे। ये कई दफा रिपीट हुई है स्टोरीज। तो ओवरऑल नंबर क्या निकलता है, अगर आपने कैलकुलेट किया है तो ओवरऑल नंबर क्या निकलता है कि कितने पैसे शुगर मिल माफिया ने बनाए इस सारे मामले में? ये नंबर्स को कैलकुलेट करना मेरा काम नहीं है, मैं आपको एक फिगर बता रहा हूं। अब आप इसके ऊपर कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि इतनी प्रोडक्शन, इतनी खपत और ये क्या होगा। ये अरबों रुपए में जाएगा। फिर आपकी जो चीनी एक्सपोर्ट हुई है
7,65,000 टन एक्सपोर्ट हुई है, और अब आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं 5 लाख टन। तो 1.2 मिलियन टन की शुगर ऐसी पाकिस्तान में आई टोटल मिला के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिला के, उसके ऊपर खजाने में 1 रुपया टैक्स जमा नहीं होगा, वो जीरो टैक्स पे होगा। एफबीआर पहले ही कह चुका है, एफबीआर के चेयरमैन लंगड़ियाल साहब कह चुके हैं कि जी शुगर की जो है अंडर रिपोर्टेड सेल्स आती है हमारे पास, टैक्स इकट्ठा कम होता है। तो एक तरफ से आप सट्टेबाजी करते हैं, कीमत को बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से फिर जब आप एक्सपोर्ट को करते हैं तो इसमें कहते हैं जी आपकी सारी उंगलियां देसी दसों की दसों घी में आ गई हैं। दसों नहीं, 20 पैरों की भी सर, पैरों की भी घी में लग रही हैं इसमें तो, बजाहिर हाथों की नहीं, पैरों की भी घी में लग रही हैं। आप उसके अंदर घी में नहा रहे हैं ऐसे ही। सर लेट्स कंक्लूड दैट, और मैं आपको जहमत दूंगा इसी वीक के अंदर इसमें एक डिटेल्ड सेगमेंट सर में एक और करना है, मैं आपको दोबारा भी इस वीक में जहमत दूंगा। लेट्स कंक्लूड दैट कि सर इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, शुगर माफिया है, या मेरे जैसा आप जैसा कंज्यूमर एट फॉल्ट है कि हम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो रेगुलेटर है, तीनों मिनिस्ट्रीज इसको रेगुलेट कर रही थी, वो जिम्मेदारी उन पे आती है। मीटिंग को चेयर किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, और ये अश्योरेंस ली कि जी आप कीमत नहीं बढ़ने देगी। हालांकि उससे पहले भी जब डीपीएम इसहाक डार साहब ने अलाउ किया तो उस वक्त भी यही एक सो कॉल्ड आपको अंडरटेकिंग दी थी कि हम आप 140 से बढ़ने नहीं देंगे, या इसकी जो भी कीमत फिक्स होगी। हुकूमत जिम्मेदार है, शुगर इंडस्ट्री जो है वो जिम्मेदार है, डीलर जिम्मेदार है, सट्टा खेलने वाले सट्टा माफिया इन्वॉल्व है, और वो जो होलसेलर जिन्होंने जखीरा किया होता है, ये होलसेलर आपको सामने आके टीवी पे शोर मचा रहे होते हैं। कभी कहते हैं 200 की हो जाएगी, अब आप कह रहे हैं 240 की, 210 की हो जाएगी। वो अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए टीवी पे आके कहते हैं बात। शमसुल इस्लाम साहब जब लेते हो डायरेक्ट शुगर। सर थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम श्योर कि आपको एक वीक में ना, इसी वीक में हम दोबारा भी जहमत देंगे, तब तक आई एम श्योर कि 200 से प्लस और चली गई होगी, तो इंशाल्लाह जहमत देंगे आपको, डिटेल में इस पर एक और सेगमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि यार कभी तो मैं कुछ अच्छा भी रिपोर्ट कर रहा हूँ कि बिजली की कीमतें कम हो गई, पेट्रोल कम हो गया, दवाइयाँ मिल रही हैं अस्पतालों में, तालीम बहुत अच्छी होगी, महंगाई बहुत कम हो गई है, लोगों को जॉब मिल रही है, कारोबार के मौके बहुत बढ़ रहे हैं। कभी तो मुझे अल्लाह पाक करे कि वो टाइम आए, वो मौका भी आए कि मैं इस तरह कभी कुछ आपको रिपोर्ट करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।